अखिल की संगत। सबरस पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये नाम है उस पुस्तक का जिसमें संकलित हैं कुछ ऐसे पत्र जो एक पिता ने अब से लगभग 90 वर्ष पहले दूर बैठी अपनी 10 वर्ष की पुत्री को लिखे थे। और इन पत्रों में पिता ने अपनी बेटी को दुनिया से, इंसानियत से, इस बात से परिचित कराने की कोशिश की है कि ये दुनिया कैसे बनी, दुनिया के लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के उन पत्रों की जो उन्होंने इलाहाबाद की नैनी जेल में रहते हुए 1928 के आसपास अपनी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू के नाम लिखे थे, जो उस वक्त 10 वर्ष की थीं और मसूरी में थीं। हम इन पत्रों को सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि आज गूगल, विकिपीडिया और इंटरनेट के युग में जब चौतरफा तकनीक और सूचना की बौछार है, तब लोग ये जानें, खासतौर पर किशोर और युवा ये समझें कि किस तरह से एक पिता उस जमाने में जब कोई ऐसी सुविधा नहीं थी, अपने बच्चों से, अपनी पुत्री से जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल है, संवाद करना चाहता है। और जो ना इतिहासकार है, फिर भी वो अपनी बेटी को ये समझाना चाहता है कि ये दुनिया कैसे बनी, इसका उद्भव कैसे हुआ, मानव कैसे बना, उससे पहले सबसे पहले इतिहास कैसे लिखा गया होगा, वेद कैसे लिखे गए होंगे। और शायद उस पिता की मंशा ये रही होगी कि वो अपनी बेटी को सोचने समझने की शक्ति दे, उसकी कल्पनाओं के लिए रिसोर्स मटेरियल दे और उसे ये सिखाए कि ये दुनिया बहुत बड़ी है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि तुम जानती हो इंग्लैंड और हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ। इंग्लैंड एक छोटा सा टापू है और भारत बहुत बड़ा देश है, पर फिर भी दुनिया इतनी बड़ी है कि भारत उसका एक छोटा सा हिस्सा है। और उसमें वो अपनी बेटी को बता रहे हैं कि किस तरह से उसकी सोच, उसके विचारों का फलक इतना विस्तृत होना चाहिए कि उसमें सारी दुनिया के लोगों के प्रति एक सद्भावना हो। तो हमें लगा कि इन पत्रों को पढ़ा जाए और एक बार फिर उस दृष्टि को समझा जाए जो एक पिता अपनी पुत्री को देना चाहता है। अब तक के पत्रों में जमीन, जानदार चीजों, जानवरों, इंसानों की उत्पत्ति, फिर मानव के विकास की गाथा, पाषाण युग, नव पाषाण युग, मानव के हथियार बनाने, खेती करने के तरीके, फिर उसके बाद समुदायों का गठन, मानव कैसे समुदायों में रहने लगा, और फिर उन समुदायों में, उन कबीलों में क्यों मुखिया की जरूरत पड़ी, किसी एक तजुर्बेकार व्यक्ति को क्यों उस समुदाय ने अपना नेता या प्रमुख चुना, फिर वो मुखिया कैसे वंशवादी हो गया, कैसे एक मुखिया का बेटा, भाई या रिश्तेदार ही मुखिया कबीले का बनने लगा, जबकि शुरू में बात यह थी कि जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान, तजुर्बेकार और शक्तिशाली होगा वही मुखिया बनेगा। और फिर देखते देखते ये मुखिया कैसे राजा बन गया। जो समाज की संपत्ति, सामूहिक संपत्ति थी, वो राजा की संपत्ति हो गई और बाकी सब लोग प्रजा हो गए। और फिर वो राजा अभिमानी हो गया, किस तरह से निरंकुश हो गया। इस सारी गाथा के बाद सिलसिला शुरू हुआ शहरों और सभ्यताओं का कि मानव कैसे नदियों के किनारे बसने लगा, खेती करने लगा, और घाटियों और पहाड़ों का क्या महत्व उसके जीवन में रह गया। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हम आ गए हैं 20वें पत्र पर। 20वें पत्र में वर्णन है मिस्र और क्रीट का। इसका शीर्षक भी यही है, मिस्र और क्रीट। पहले इस पर लेखक पत्रकार राजेंद्र भट्ट की राय। 20वें पत्र में प्राचीन काल की दो महान सभ्यताओं मिस्र और क्रीट का जिक्र है। मिस्र में शेर के शरीर और स्त्री के सिर वाली
मशहूर और विशाल स्फिंक्स की प्रतिमा है। स्त्री की रहस्यमयी मंद मुस्कान एक अबूझ पहेली जैसी है। मिस्र में विशाल पिरामिड भी हैं। प्रेमचंद इन्हें अपने अनुवाद में मीनार कहते हैं। इन पिरामिडों में मिस्र के फराउन यानी अंग्रेजी में फराओ कहे जाने वाले प्राचीन सम्राटों के शव रखे गए हैं, जिन्हें विशेष मसालों से परिरक्षित किया गया था ताकि वे सड़े गले नहीं। इन्हें मम्मी कहा जाता था। इनके पास इन राजाओं के जीवन के दौरान काम आने वाली चीज़ों जैसे भोजन, साज सज्जा के सामान और आभूषण रखे गए हैं। तब के लोगों का विश्वास इन राजाओं के मृत्यु के बाद के जीवन में भी था और उस जीवन में उनके शरीर गले नहीं और ये वस्तुएं उनके काम आ सकें, इसलिए ये सारा तामझाम किया जाता था। नेहरू जी इन पत्रों के लिखे जाने से कुछ वर्ष पूर्व ही मिली प्रसिद्ध फराउन तूतन खामेन की कब्र और मम्मी का जिक्र करते हैं। मिस्र के लोग सिंचाई के लिए देश भर में नहरों का जाल बिछाने और झीलें बनाने में निपुण थे। पिरामिड, स्फिंक्स और नदियों वाली इस सभ्यता के इंजीनियर निश्चय ही बहुत कुशल रहे होंगे, ये निष्कर्ष नेहरू जी निकालते हैं। दूसरी ओर भूमध्य सागर के क्रीट या कैंडिया की दूसरी सभ्यता का जिक्र भी नेहरू जी करते हैं। इनके महलों, स्नानागारों, नलों से पानी की आपूर्ति, सुंदर बर्तनों, आभूषणों और हाथीदांत और धातुओं की कलात्मक वस्तुओं से नेहरू निष्कर्ष निकालते हैं कि इन लोगों ने शांतिपूर्ण माहौल में जरूर तरक्की की होगी। यूरोपीय किंवदंतियों के राजा मिडास का नाम भी इस सभ्यता से जुड़ा है। प्रेमचंद उसे मीनास लिखते हैं। सोना बटोरने के लालच में मिडास अभिशप्त हो गया और उसका भोजन तक सोने में बदल गया। नेहरू जी बिटिया को यही तो संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में सोना या संपत्ति बटोरने से ही सुख नहीं मिलता। क्रीट में ही मीनाटोर नाम के राक्षस की कथा भी नेहरू जी बताते हैं, जो मनुष्य के धड़ और सांड के जैसे मुख वाला है। इसे खुश रखने के लिए क्रीट के लोग युवक युवतियों की बलि देते थे। नेहरू जी याद दिलाते हैं कि मजहबों का जन्म अज्ञात के भय और प्राकृतिक तथा आसपास की घटनाओं के कारण न समझ पाने के अज्ञान से ही हुआ होगा। काल्पनिक देवों दैत्यों के नाम पर बलि देने जैसी मूर्खताओं के पीछे ऐसा ही कोई अज्ञान रहा होगा। उस जमाने में पूरी दुनिया में कई स्थानों पर ऐसी नर बलियों का चलन था। आज भी इंसानों की तो नहीं, पर कुछ मूर्ख पशुओं की बलि जरूर देते हैं। किसी काल्पनिक देवता की आराधना का सचमुच ये बड़ा बेढंगा और विचित्र तरीका है। मिस्र और क्रीट। पुराने जमाने के शहरों और गांवों में किस तरह के लोग रहते थे, उनका कुछ हाल उनके बनाए हुए बड़े बड़े मकानों और इमारतों से मालूम होता है। कुछ हाल उन पत्थर की तख्तियों यानी शिलालेखों की लिखावट से भी मालूम होता है जो वे छोड़ गए हैं। इसके अलावा कुछ बहुत पुरानी किताबें भी हैं जिनसे उस पुराने जमाने का बहुत कुछ हाल मालूम हो जाता है। मिस्र में अब भी बड़े बड़े पिरामिड और स्फिंक्स मौजूद हैं। लक्सर और दूसरी जगहों में बहुत बड़े मंदिरों के खंडहर नजर आते हैं। तुमने इन्हें देखा नहीं है, लेकिन जिस वक्त हम स्वेज नहर से गुजर रहे थे वे हमसे बहुत दूर नहीं थे, लेकिन तुमने उनकी तस्वीरें देखी हैं। शायद तुम्हारे पास उनकी तस्वीरों के पोस्टकार्ड मौजूद हों। स्फिंक्स औरत के सिर वाले शेर की मूर्ति को कहते हैं। उसका डीडॉल बहुत बड़ा है। किसी को यह नहीं मालूम कि यह मूर्ति क्यों बनाई गई और इसका क्या मतलब है। उस औरत के चेहरे पर एक अजीब सी मुरझाई हुई मुस्कुराहट है और किसी के समझ में नहीं आता कि वो क्यों मुस्कुरा रही है। किसी आदमी के बारे में यह कहना कि वो स्फिंक्स की तरह है, इसका यह मतलब है कि तुम उसे बिल्कुल नहीं समझते। पिरामिड भी बहुत लंबे चौड़े हैं। दरअसल वे मिस्र के पुराने बादशाहों के मकबरे हैं जिन्हें फिरौन कहते थे। तुम्हें याद है कि तुमने लंदन के अजायब घर में मिस्र की ममी देखी थी।
मम्मी किसी आदमी या जानवर की लाश को कहते हैं जिसमें कुछ ऐसे तेल और मसाले लगा दिए गए हों कि वो सड़ न सके। फिर उन लाशों की मम्मी बना दी जाती थी और तब उन बड़े बड़े पिरामिडों में रख दी जाती थी। लाशों के पास सोने और चांदी के गहने और सजावट की चीजें और खाना रख दिया जाता था, क्योंकि लोग ख्याल करते थे कि शायद मरने के बाद उन्हें इन चीजों की जरूरत हो। 2-3 साल हुए, कुछ लोगों ने इनमें से एक पिरामिड के अंदर एक फिरौन की लाश पाई जिसका नाम तूतन खामिन था। उसके पास बहुत सी खूबसूरत और कीमती चीजें रखी हुई मिली। उस जमाने में मिस्र में खेती को सींचने के लिए अच्छी अच्छी नहरें और झीलें भी बनाई जाती थी। मेरिडू नाम की झील खास तौर पर मशहूर थी। इससे मालूम होता है कि पुराने जमाने के मिस्र के रहने वाले कितने होशियार थे और उन्होंने कितनी तरक्की की थी। इन नहरों और झीलों और बड़े बड़े पिरामिडों को अच्छे अच्छे इंजीनियरों ने ही तो बनाया होगा। केंडिया या क्रीट एक छोटा सा टापू है जो भूमध्य सागर में है। सईद बंदरगाह से वेनिस जाते वक्त हम उस टापू के पास से होकर निकले थे। उस छोटे से टापू में उस पुराने जमाने में बहुत अच्छी सभ्यता पाई जाती थी। नोसोज में एक बहुत बड़ा महल था और उसके खंडहर अब तक मौजूद हैं। इस महल में गुसलखाने थे और पानी के नल भी थे, जिन्हें नादान लोग नए जमाने की निकली हुई चीज समझते हैं। इसके अलावा वहां खूबसूरत मिट्टी के बर्तन, पत्थर की नक्काशी, तस्वीरें और धातु और हाथी दांत के बारीक काम भी होते थे। इस छोटे से टापू में लोग बड़ी शांति से रहते थे और उन्होंने खूब तरक्की की थी। तुमने मीनास बादशाह का हाल तो पढ़ा होगा, जिसकी निस्बत मशहूर है कि जिस चीज को वो छू लेता था वो सोना हो जाती थी। वो खाना नहीं खा सकता था क्योंकि खाना सोना हो जाता था और सोना तो खाने की चीज है नहीं। उसके लालच की उसे यही सजा दी गई थी। यह है तो एक मजेदार कहानी, लेकिन इससे हमें यह मालूम होता है कि सोना इतनी अच्छी और करामत चीज नहीं है जितना लोग ख्याल करते हैं। क्रीट के सब राजा मिनास कहलाते थे और यह कहानी उन्हीं में से किसी राजा की होगी। क्रीट की एक और कथा है जो शायद तुमने सुनी होगी। वहां मेनोटार नाम का एक देव था जो आधा आदमी और आधा बैल था। कहा जाता है कि जवान आदमी और लड़कियां उसे खाने को दिए जाते थे। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि मजहब का ख्याल शुरू में किसी अनजानी चीज के डर से पैदा हुआ। लोगों को प्रकृति का कुछ ज्ञान नहीं था, न उन बातों को समझते थे जो दुनिया में बराबर होती रहती थीं। इसलिए डर के मारे वे बहुत सी बेवकूफी की बातें किया करते थे। यह बहुत मुमकिन है कि लड़के और लड़कियों का यह बलिदान किसी असली देव को न किया जाता हो, बल्कि वो महज ख्याली देवता हो, क्योंकि मैं समझता हूं कि ऐसा देवता कभी हुआ ही नहीं। उस पुराने जमाने में सारे संसार में मर्दों औरतों का फर्जी देवताओं के लिए बलिदान किया जाता था। यही उनकी पूजा का ढंग था। मिस्र में लड़कियां नील नदी में डाल दी जाती थीं। लोगों का ख्याल था कि इससे पिता नील खुश होंगे। बड़ी खुशी की बात है कि अब आदमियों का बलिदान नहीं किया जाता। हां, शायद दुनिया के किसी कोने में कभी कभी हो जाता हो, लेकिन अब भी ईश्वर को खुश करने के लिए जानवरों का बलिदान किया जाता है। किसी की पूजा करने का ये कितना अनोखा ढंग है। तो 20वें पत्र में हमने मिस्र की सभ्यता, वहां के पिरामिड और वहां की ममी का हाल जाना, और फिर कैसे भूमध्य सागर में स्थित क्रीट द्वीप में मिनास बादशाह की कहानी सुनी।
और फिर ये जाना कि उस जमाने में कैसे बलि दी जाती थी। तो ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। सुनते रहिए पिता के पत्र पुत्री के नाम। सब रस में नमस्कार। अखिल की संगत YouTube चैनल पर आप और भी बहुत कुछ सुन सकते हैं।